हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल आईटी वर्ड। तो गाइज इस वीडियो में मेरे साथ है दीपांशु वर्मा, जिसने अभी सितंबर के बैच में रैंक 6 स्कोर किया है। उसके बारे में, उसके बेस्ट स्ट्रैटेजी उसकी क्या थी स्कोर करने के लिए, उसके बारे में जानेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो लास्ट तक बने रहेगा इस वीडियो में। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो भाई चले अभी दीपांशु से जानते हैं। पहले उसको कॉन्ग्रेचुलेट कर देते। दीपांशु, आपका रैंक अच्छा आने के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन आप। थैंक्स। हाँ। थैंक यू। तो गाइज अभी उससे जानते हैं कि उसने प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट की थी, कौन से मतलब अभी। और आपको और एक बात क्लियर कर देता हूँ। पहले सीडा की एग्ज़ाम होती थी, वो 3 सेक्शन में डिवाइड होती थी। जो सितंबर में बैच हुई थी, उन लोगों ने घर पे लिया है एग्ज़ाम, तो उसकी वजह से, मतलब जिनको नहीं पता उनके लिए बता रहा हूँ। तो इसकी वजह से अभी जो सिर्फ एक ही सेक्शन में एग्ज़ाम हुई थी, के बारे में जानते हैं दीपांशु से कैसे प्रिपेयर। दीपांशु, तुमने स्टार्ट कैसे किया, मतलब और कहाँ से पता चला तुम्हें सीडैक के बारे में, क्यों सोचा सीडैक लाइक करने का? सीडेक का मेरे को अभी लाइक जब एग्जाम था उससे अराउंड एक मंथ ही हुआ होगा उससे उसके आसपास पता चला था लाइक कि ऐसा कोई एग्जाम है। एंड फिर मैंने गूगल किया, कोरा पे पढ़ा इसके बारे में, तो मुझे लगा ठीक है, हाँ मतलब एग्जाम देना चाहिए। तो मैंने तब से ही थोड़ा थोड़ा करके अपनी स्टडीज वगैरह स्टार्ट करी थी। हाँ। तो उसके बाद मतलब आपकी क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या रही थी? प्रिपरेशन स्ट्रेटजी पहले तो यही था कि मैंने सारा सिलेबस को एनालाइज किया। ओके। कि सिलेबस को एनालाइज किया कि हाँ इसमें कौन सा सेक्शन ऐसा है जो मैंने मैं सीएस से हूँ, कंप्यूटर साइंस से। ओके। और अभी जस्ट पास आउट ही हुआ हूँ, लाइक 2020 में ही पास आउट हुआ हूँ। ओके। तो मैंने ओके। ये देखा कि मेजोरिटी सब्जेक्ट्स जो हैं वो मैंने पढ़े हुए थे, लाइक सेकेंड ईयर में पढ़े हुए थे, थर्ड ईयर में पढ़े हुए थे। ओके। ओके। बट हाँ। हाँ, और एप्टीट्यूड की तो हम जैसे प्रिपरेशंस करते ही हैं, बिकॉज कॉलेज में प्लेसमेंट ड्राइव होती हैं, तो उनके अंदर जो ओके। फिल्टर का फर्स्ट प्रोसेस होता है वो एप्टीट्यूड ही होता है। हाँ, राइट राइट। तो मैंने, हाँ हाँ, तो मैंने देखा कि मेजोरिटी पार्ट ऐसा है जो कभी पढ़ा हुआ है, और किसी भी हर एक जो इंसान सीएस से आईटी से है उसने मेजोरिटी पोर्शन तो पढ़ा ही होगा। हाँ, अच्छा। और कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो वो भूल जाता है, लाइक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर्स में आते हैं जो कुछ टॉपिक आते हैं, तो वो दोबारा से पढ़ने थे, तो ओके। यही था। तो बाकी आपका मतलब जैसे अभी जो डिवाइड हुआ था सेक्शन है, जैसे एक ही बार एग्ज़ाम हुआ था, हाँ कुछ टॉपिक्स उन लोगों ने निकाल दिया था सितंबर मैच में। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो मैं अगर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम को एनालाइज करूं तो ओके। मैं वो बताता हूं आपको। ओके। तो हुआ ये था कि मैंने बेसिकली एग्जाम को एज हम दो सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं, हाँ। एक तो टेक्निकल और एक नॉन टेक्निकल। हाँ। तो हमारा नॉन टेक्निकल में आएगा जो एप्टीट्यूड है वो, और इंग्लिश, और टेक्निकल का एक पार्ट उसमें भी फर्दर डिविजन्स है, पहले हम नॉन टेक्निकल को कवर कर लेते हैं। ठीक है, चलेगा। तो तो नॉन टेक्निकल में पहले मैं बात करता हूँ एप्टीट्यूड की। तो जब मैंने पढ़ा था तो उसमें लिखा हुआ था कि एप्टीट्यूड के लिए आप प्रेफर करो आर एस अग्रवाल। आर एस अग्रवाल मैंने देखी है पहले, मतलब थोड़े बहुत ट्राई भी किए हैं, जितना टाइम मिलता ज़्यादा नहीं करी, थोड़ी बहुत की है। बट जब मैंने एग्जाम देखा तो उसमें मुझे लगा नहीं कि आर एस अग्रवाल करने की ही जरूरत है। मतलब करो, बेटर है, आर एस अग्रवाल बहुत अच्छी बुक है, कर सकते हैं। बट जो कोई नया नया है फ्रेशर, जिसको एप्टीट्यूड में कम टाइम इन्वेस्ट करना है, और अच्छा रैंक भी, मतलब एप्टीट्यूड में कम टाइम इन्वेस्ट करना है और पहले कभी किया नहीं है, तो वो मेरे हिसाब से कोई भी एसबीआई की बैंकिंग की बुक्स आती हैं, जो एसबीआई के बैंकिंग के एग्जाम्स होते हैं, पीओ या क्लर्क वगैरह के, हाँ। तो उनकी एक बुक्स आती है। उसमें क्या होता है, अरियंत पब्लिकेशंस की आती हैं और पब्लिकेशंस की भी आती हैं, उसमें थोड़ी बहुत कॉन्सेप्ट्स भी दिए रहते हैं थ्योरेटिकल, और फिर इलिस्ट्रेशंस होती हैं, और लेवल वन लेवल टू होता है। तो एज पर एज सीडेक इज कंसर्न्ड, तो वो जो अगर जो इंसान उसका लेवल वन भी कर लेगा ना, तो भी 20 में से 19 क्वेश्चन तो वो पक्का अटेम्प्ट कर पाएगा। हाँ, और राइट अगर राइट। मैं इस बारी सीडेक, हाँ इस बारी सीडेक की बात करूँ तो 17 क्वेश्चन 20 में से ऐसे थे, बहुत कम कैलकुलेशन थी, बहुत बेसिक सा फ्रेम था, और मतलब बेसिक्स से कॉन्सेप्ट थे। हाँ, एक दो क्वेश्चन थे जिनमें कैलकुलेशन ज्यादा थी, वो रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस थे, जिसमें से मतलब हमें बताया था कि 10 लीटर वाटर है जिसमें 20% अल्कोहल है, रेस्ट वाटर है, ये मिक्सचर है, इसको दूसरे में, उसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन थी। और एक क्वेश्चन है एच सी एफ एल सी एम का, उसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, बाकी किसी में कोई कैलकुलेशन नहीं थी। लाइक
विद इन 30-40 सेकेंड्स क्वेश्चन हो रहे थे। और अच्छा। जिसने वो बुक करी है ना, लेवल 1 भी जिसने कर लिया उसको तो बहुत आसान लगेगा। और अच्छा। RS अग्रवाल जिसने कर लिया उसके लिए तो मतलब कुछ है ही नहीं। वो शायद बिना कैलकुलेशन के माइंड में ही कर देगा वो। अच्छा, हाँ वही बच्चों को थोड़ा डर रहता है ना कि एप्टी एप्टी थोड़ी हार्ड रहती है क्या ये। उतना सीडैक का कई, सीडैक का नहीं। एप्टी उतनी हार्ड नहीं होती है जैसे बैंकिंग लेवल की होती है, बहुत कम होती है। आपको ज़्यादा एडवांस करने की ज़रूरत नहीं है अगर सीडैक में अच्छा रैंक लाना है। तो हाँ, अभी अभी जैसे तुमने अभी तो इसलिए और रीजनिंग का कैसे प्रिपेयर किया था, या फिर पर्टिकुलरली इंग्लिश का कुछ प्रिपरेशन रहा है वही आपका? सेम। गाइस थोड़ा नेटवर्क इशू है शायद दीपांशु का। हेलो। हाँ बोलो बोलो। अब सही है। हाँ सही है सही है। मैंने इंग्लिश का एज सच प्रिपरेशन वगैरह किया नहीं है, क्योंकि हाँ, बट मैंने एक स्ट्रेटजी जरूर रखी थी कि मैंने इंग्लिश को सबसे लास्ट में किया, क्योंकि इंग्लिश में क्या होता है, कॉम्प्रिहेंशंस होते हैं और राइट पैराग्राफ्स होते हैं। राइट राइट राइट। तो अगर अगर इंसान से ही पैराग्राफ्स वगैरह पढ़ने लग जाए ना, तो उसका माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता है। हाँ हाँ अ, सही है। कईयों के साथ क्या होता है, पैराग्राफ 2 बार ही पढ़ना पड़ता है, कितनी स्पीड से पैराग्राफ पढ़े, अगला क्वेश्चन कैसा है। तो अच्छा आई प्रेफर कि जो पैराग्राफ वाला क्वेश्चन है वो हमेशा इंसान लास्ट में ही करे। अच्छा हाँ, सही है। और कुछ सिनोनियम्स एंड एंटोनियम्स के क्वेश्चन आते हैं। ऐसा तो है नहीं कि हर इंसान हर एक वोकेबलरी पढ़ लेगा। बट हाँ, सीटेक में लकीली क्वेश्चंस ऐसे थे कि मैं कोरिलेट कर पा रहा था, लाइक कि अगर मुझे सबका नहीं तो दो का मीनिंग तो पता ही था, तो वो पता था, तो मैं जज कर पा रहा था कि यार ये नहीं हो सकता, ये इसका नहीं हो सकता। तो थोड़ा मतलब हो गया। मतलब इंग्लिश मैंने कुछ स्पेशल प्रिपेयर नहीं किया, बस थोड़ा सा टाइम मैनेज मैनेज किया था इंग्लिश में। और हाँ 10 10 क्वेश्चन थे हार्डली। मैंने आठ आठ अटेम्प्ट किए थे, जिस हिसाब से रिजल्ट आया आई थिंक कि उस 8 में से सात सात या छः सात राइट। तो पक्का सही होंगे। हाँ, तो अभी अपन टेक्निकल के तरफ चलते हैं, हाँ, आपकी हाँ, जो हाँ, जैसे। हाँ, टेक्निकल वाला पार्ट इम्पोर्टेंट है। तो वैसा टेक्निकल अभी। में बेसिकली हेलो हाँ। बोल नहीं, आप बताओ। तो हाँ, हाँ, मैं बोल तो रहा मैं था बताता जैसे, हूँ। हाँ सब टेक्निकल में ना बच्चों का सबसे ज़्यादा सवाल रहता है, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट, उससे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं ना। हाँ, 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 तो अभी हाँ हाँ, तो के हिसाब से बता मैं दो बताता आपने हूँ कैसे। टेक्निकली। हाँ, हाँ, टेक्निकल बेसिकली दो टाइप के, मैंने ग्रुप में हूँ तो मैं गो थ्रू करता हूँ कभी कभी मैसेजेस। तो उसमें मैंने देखा था कि कुछ ऐसे भी होते हैं जो सिविल के हैं, जो मैकेनिकल के हैं, जो या इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं। तो आई थिंक हर ब्रांच में एक सब्जेक्ट आता है फर्स्ट ईयर में, जिसमें थोड़ा फंडामेंट्स ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग तो पढ़ाया जाता है। हाँ राइट। बट जो मैकेनिकल सिविल वाले होते हैं, वो जस्ट उसको, बहुत कम स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो इंटरेस्ट से पढ़ते हैं, बाकी वो उसको ऐसे पढ़ते हैं कि जस्ट पास कर जाएं सब्जेक्ट को। तो अब एक तो होते हैं जिनको बिल्कुल नॉलेज नहीं है प्रोग्रामिंग की, एक होते हैं CS वाले जो प्रोग्रामिंग करते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि जिसको प्रोग्रामिंग की बिल्कुल भी लैंग्वेज नॉलेज नहीं है। राइट। और तो सिविल के। हाँ, हाँ, तो उसको अगर प्रिपेयर करना है तो वो कैसे करें? सबसे पहले तो जो मैं कहूँगा वो यही है कि वो सबसे पहले सी या C++ के ट्यूटोरियल्स देखें यूट्यूब पे। कोई भी उठा सकता है, सौरभ सर हैं एक, एक नरेश दो और आईटी, हैं। कोई, नरेश आईटी बोल। हाँ, 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 कोई भी ट्यूटोरियल्स वो ले सकता है, उसको देख के उसके बाद ना मिनिमम 10-15 दिन वो सिर्फ प्रोग्रामिंग करे, लाइक कि पैटर्न प्रिंटिंग के प्रोग्राम बनाए, इफ एल्स के प्रोग्राम बनाए, लूप के प्रोग्राम बनाए। अ, तो उसको ये सब करना चाहिए इससे, क्योंकि सीटेक में क्या होता है, क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि कोड दिया हुआ है आपको और आपको आउटपुट प्रिडिक्ट करना है। तो हाँ, हाँ, तो मोस्टली क्वेश्चंस आउटपुट वही रहते हैं। प्रिडिक्ट, हाँ, हाँ, तो आउटपुट इंसान तभी प्रिडिक्ट कर पाता है जब उसको पता हो कि कंपाइलेशन कैसे होती है, लाइक कि कोड जब बैकग्राउंड में रन करेगा तो वो कैसे करेगा। तो उसके लिए उसका मतलब एक माइंड में एक कंपाइलर इतना फिट होना चाहिए कि वो पहली लाइन पढ़ रहा है तो उसे पता लग जाए, हाँ ये वेरिएबल्स डिफाइन हुए, इसको इंटीजर में टाइप कास्ट किया, इसको हमने अब ये लूप चली ऐसे चलेगी, लूप में इटरेशंस क्या है। क्योंकि वो फिर लाइन टू लाइन अगर वो ट्रैक करेगा ना कोड को, वो तभी उसका डिजायर्ड आउटपुट गैस कर पाएगा। क्योंकि जितने भी ऑप्शन होते हैं ना सारे, ऐसा नहीं होता कि कोई ऑप्शन बहुत ज्यादा ऑफ ट्रैक है। थोड़ी बहुत होता है कि अगर हाँ उसने ये मिस किया तो वो दूसरा ऑप्शन हिट करेगा, राइट अगर उसने राइट ये मिस किया तो तीसरा। राइट राइट। तो इस हाँ, हाँ, तो उसके लिए उसको बहुत प्रिसाइज होना पड़ेगा, तो उसके लिए उसको प्रैक्टिस की जरूरत है। हाँ, और ऑल्दो मेरे साथ भी यही दिक्कत थी, क्योंकि मैं C++ में नहीं कोड करता हूँ, मैं पाइथन में कोड करता हूँ।
हाँ, और पाइथन और सी प्लस प्लस सिंटेक्स वाइज दोनों बहुत ही डिफरेंट है। बहुत डिफरेंट। वो तो मैंने लास्ट में क्या किया था, सिंटेक्स स्टडी किया था और ट्यूटोरियल्स देखे थे। इसीलिए देखे थे कि सो दैट कि मैं सी, ये जो एग्जाम है वो कर पाऊँ। क्योंकि होता क्या है, कोडिंग लैंग्वेज हमें एक सीखने की जरूरत होती है, क्योंकि प्रोग्रामिंग सेम ही वर्क करती है, बस सिंटैक्स अलग होता रहता है। राइट। और सिंटैक्स अलग होता रहता है, कंपाइलेशन का वो अलग होता रहता है। जैसे पाइथन में डायनामिक मेमोरी एलोकेशन है, बट सी में ऐसा नहीं है। हम वेरिएबल्स ऊपर ही डिफाइन करेंगे, पाइथन में ऐसे आप किसी भी स्टेट में वेरिएबल डिफाइन कर दो तो वो आगे वही चलेंगे। तो इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ता है प्रोग्रामिंग में। और फिर एक लैंग्वेज आती है तो उसके बेसिक दूसरी के लेआउट करके थोड़े दिनों में आप दूसरी लैंग्वेज भी आराम से ग्रेस्प कर सकते हो। मतलब अगर जो मैकेनिकल या सिविल का बंदा है तो उसको मतलब हाँ, स्टार्टिंग में वो सिर्फ थ्योरी पढ़ के नहीं सॉल्व कर सकता, वो प्रोग्रामिंग कुछ टाइप्स करनी ही पड़ेगी। बिल्कुल करनी पड़ेगी, क्योंकि उसने लूप पढ़ ली, उसने हाँ सब पढ़ लिया, लाइक उसने लूप पढ़ ली, उसने सारा सिंटेक्स पढ़ लिया, बट जब वो वहां पे कोड लिखा हुआ देखेगा ना, हाँ। तो उसका आधा माइंड तो वैसे ही हो जाएगा कि ये कोड क्या आ गया। मैं मैं बेसिकली, मैं अपना बताऊं ना, कई कोड देख के तो मुझे भी लगा था यार, मैंने पाइथन क्यों करी, मेरे को सी करनी चाहिए थी। अच्छा हाँ, होता है। क्योंकि क्योंकि हाँ, क्योंकि सी का सिंटेक्स मुझे काफी अलग लग रहा था। और तुम्हें लाइन टू लाइन कोड का डिजायर्ड आउटपुट देखना है, मैं ऑप्शन देख रहा था, ऐसा था कि एक में एरर है, एक में 1 2 3 है, की या आवाज़ स्पेस दे हाँ के है। होता है। हाँ, होते बट होते स्पेस दे के है, थोड़ा सा चेंजेस है, स्लाइड चेंजेस है, तो उसके लिए उसको पहले कोडिंग करनी ही करनी पड़ेगी अगर उसे अच्छी रैंक स्कोर करनी है तो। और पर्टिकुलरली जैसे हाँ, और डेटा स्ट्रक्चर का, या तुमने कोई यूट्यूब हाँ हाँ किया हाँ, था? हाँ मैं बताता हूँ उसका। तो एक बार उसने कोडिंग कर ली, मान लो मैं नॉन आईटी से हूँ, मैंने कोडिंग भी कर ली। और उसके बाद मैंने कोडिंग प्रैक्टिस कर ली और मुझे थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि हाँ मैं प्रोग्राम बना पाता हूँ। तो उसके बाद ऊप्स पे जाओ, डाटा स्ट्रक्चर डायरेक्ट मत टच करो, क्योंकि डाटा स्ट्रक्चर डायरेक्ट जाओगे बिना ऊप्स के तो बहुत हार्ड रहने लगेगा। ऊप्स जाओ, ऊप्स की पहले थ्योरी पढ़ो कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है, डिस्ट्रक्टर क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होती है, एनकैप्सुलेशन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है। तो बेसिकली मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इनके डेफिनेशंस के ही थे, कि फ्रेंड फंक्शन क्या होता है, प्राइवेट फंक्शन क्या होता है। तो अगर आपने सिर्फ इनकी थ्योरी भी अच्छे अच्छे से पढ़ ली ना, तो कुछ क्वेश्चंस तो आपके वहीं से बन जाएंगे। हाँ, और उसके बाद कुछ प्रोग्रामिंग करो ऊप्स का यूज करके, लाइक कि थोड़ा बहुत प्रोजेक्ट बना दो, सीएमएस बना दो, कस्टमर मैनेजमेंट सिस्टम बना दो। उससे ना आपको पता चल जाएगा कि इनबिल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, डिस्ट्रक्टर कैसे कॉल करना है, फंक्शंस को कॉल कैसे करना है, ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करने हैं। उसके बाद आप जब कोड देखोगे ना, आपको बहुत इजी लगेगा, आप उससे कोरिलेट कर पाओगे। बाद तो आगे फिर बेसिकली हाँ, हाँ हाँ। प्रोग्रामिंग करनी बहुत जरूरी है। उसके बाद आता है डाटा स्ट्रक्चर। डाटा स्ट्रक्चर के बेसिक कोड देख लो, कि लिंक लिस्ट का कोड ऐसा दिखता है, डबल लिंक लिस्ट का कोड ऐसा दिखता है। और थ्योरी अच्छे से देख लो कि हाँ, ट्री ऐसा बनता है, बाइनरी ट्री ये होता है, अच्छा। लिंक लिस्ट इसमें फीफो लगता है, इसमें लीफो लगता है, इसमें क्यू होता है, कि फर्स्ट इनपुट फर्स्ट आउटपुट कैसे पॉप करना है, कैसे वो करना है, कैसे सर्चिंग होगी। उसके भी ट्यूटोरियल्स यूट्यूब पे मिल जाएंगे। तो सही है। उसके लिए डाटा स्ट्रक्चर के लिए सिर्फ वही इनफ है मेरे हिसाब से। डेटा स्ट्रक्चर के लिए शायद सौरभ शुक्ला सर अच्छा पढ़ाते हैं ना, तो हाँ हाँ, यूट्यूब सौरभ पे। सौरभ शुक्ला सर। हाँ, सौरभ शुक्ला और सर। क्या बोलते हैं डेटा स्ट्रक्चर में, जैसे अभी इस बार पर्टिकुलरली क्वेश्चंस कैसे आए? हाँ न्यूमेरिकल टाइप आए थे या फिर थ्योरी क्वेश्चंस आए? हाँ, मैं बताता हूँ। डाटा स्ट्रक्चर में इस बार क्वेश्चन ऐसे थे कि आपको एक आइडियल सिनेरियो दे दिया कि आप एक ऐप क्रिएट कर रहे हो। उसके अंदर आपको क्या करना है कि इस लोकेशन पे हो आप, तो आप उस ऐप, आपको आपके नियरेस्ट हॉस्पिटल या जिम्स या कुछ ऐसी चीजों का वो दे दे, आउटपुट दे दे। तो बताओ इसमें आप कौन सा डाटा स्ट्रक्चर यूज करोगे। तो ओके। बेसिकली क्वेश्चन वैसे दिखने में हार्ड है, बट आसान है। जिसको पता होगा कि ग्राफ क्या काम करता है, या जिसको ये पता होगा ट्री क्या वो काम के एन करता एन वाला कैसे काम करता है, वो सीधा लगा देगा कि हाँ ये ग्राफ से भी हो जाएगा, उससे भी हो जाएगा। है? हाँ। एल्गोरिथम जिसको पता होगा हाँ इसमें तो ब्लैक एंड वाला मेथड लगना है, तो वो डायरेक्ट कर देगा। तो वही मैं कह रहा हूँ, आप एक बार ही वो पढ़ो, उसके बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सा डाटा स्ट्रक्चर किस में यूज करना है। हाँ, कौन सा अब सब्जेक्ट रहेगा? जैसे हाँ, कंप्यूटर फंडामेंटल्स का बच्चों को में से कुछ सवाल क्या हाँ पर्टिकुलरली उसका? बेसिकली, हाँ बता, हाँ
कंप्यूटर फंडामेंट्स में बेसिकली फोकस होता है यूनिट्स ऑफ सीपीयू, जैसे कि कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट, कैशे मेमोरी क्या होगी, रैम क्या होता है, ये सब बेसिक जो होता है। जिसमें हाँ कि कैशे मेमोरी क्या होता है, और मेन मेमोरी क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, ये सब क्वेश्चंस थे। और इसके अलावा क्वेश्चंस नॉर्मल भी थे कि अ, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डाटा ट्रांसफरिंग की प्रोसेस को क्या कहते हैं, ये कितने बिट का होता है, वो माइक्रो थोड़ा बहुत इसका मतलब, ये बेसिक थे। जिसने इतना सब जान लिया ना, वो क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर पाएगा। अच्छा। और मैं मानता हूँ कि कंप्यूटर साइंस वालों को तो फंडामेंट्स ऑफ कंप्यूटर्स में प्रॉब्लम आएगी नहीं, क्योंकि उन्हें इतना, तुम 48 सब्जेक्ट्स पढ़ के आए हो, तुमने कंप्यूटर आर्किटेक्चर भी पढ़ा है, तुमने डाटाबेस मैनेज सिस्टम भी पढ़ा है, तो उसके बाद मुझे नहीं लगता कि कोई इश्यू उनको आएगा वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में। हाँ और हाँ, और जो नॉन कंप्यूटर बैकग्राउंड से हैं, वो भी अगर प्रोग्रामिंग और डाटा स्ट्रक्चर वगैरह अच्छे से कर लेगा तो मेजोरिटी क्वेश्चन उसमें से बन जाते हैं। और कुछ क्वेश्चन बड़े बेसिक होते हैं कि इनमें से कौन सा इनपुट है, इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस, ऐसे बेसिक क्वेश्चन होते हैं, वो कर पाएगा इंसान आराम से। तो ओके ओके। बेसिकली ऐसा नहीं है कि सीडेक में रैंक लाना काफी हार्ड है। और एक चीज मैं बताऊंगा कि जिस जो कुछ बच्चे होते हैं जो गेट की प्रेपरेशन करते हैं, हाँ, तो मेरे एक दोस्त के बाद दोस्त करता था, मतलब रूममेट ही था हॉस्टल में, तो वो गेट की प्रेप करता था, तो उसकी कुछ बुक्स मैंने पढ़ी हैं। मेड इजी से था वो, तो उसकी कुछ बुक्स बुक्स मैंने पढ़ी थी, लाइक ऊप्स वगैरह की पढ़ी थी, क्योंकि क्या था, हमारे प्लेसमेंट्स वगैरह आई थी, लाइक कॉलेज में एक दो कंपनी आई थी कोरोना से पहले। उसके बाद तो सब डिस्टर्ब ही हो गया, तो उस टाइम एक कंपनी यही मांगती है, तो मैंने उससे पूछा था कि भाई मैं क्या पढूं कि मैं इंटरव्यू क्रैक कर पाऊँ। तो उसने कहा था मेरी मेड इजी वाली बुक्स हैं, वो देख ले, उसके लास्ट में कुछ समरी वगैरह गिवन है। तो वो बुक्स काफी हेल्पफुल रह सकती है अगर कोई गेट, वो मतलब वो बुक्स जिसने पढ़ लेना, तो वो सीटेक के क्वेश्चन तो उसके लिए जस्ट बेसिक्स लगेंगे उसको। जिसने गेट की प्रेप करी है ना, वो सीटेक में डेफिनेटली बहुत अच्छी रैंक स्कोर करेगा। कि अभी बच्चों के हाँ ज़्यादा सवाल रहते, अभी पढ़ लिया सब, एमसीक्यू सॉल्व करने वेबसाइट से आपने ज़्यादा मॉक प्रेफर किया, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ। एक्चुअली क्या था कि मैंने आपको बताया कि एक महीने मंथ पहले ही मुझे पता लगा था कि मैं अपना एग्जाम का, और मैं उसी टाइम अपनी ट्रेनिंग भी काउंटिंग थी मेरी मशीन लर्निंग में। तो मेरे को ऐसे प्रैक्टिस का टाइम इतना नहीं मिला कि मैं एमसीक्यू वगैरह प्रैक्टिस कर पाऊँ। बट हाँ, मैंने कॉन्सेप्ट्स वगैरह अच्छे से पढ़े थे, और प्रैक्टिस तो नहीं करी थी, बट स्टिल कोई करना चाहे तो मुझे वेबसाइट, शायद आप उसको गाइड कर सको कि कहाँ से वो, या प्रेप गुरु नाम की एक वेबसाइट है, आई थिंक आपने ही बताई थी शायद। सन फाउंड्री भी अच्छा है। हाँ हाँ, बट मैंने पर्सनली इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस नहीं करी थी, बिकॉज टाइम कम था। एंड और भी अभी जस्ट मेरा कॉलेज अभी ख़त्म हुआ है, जस्ट एग्ज़ाम थे ना उसके कुछ दिन पहले ही, तो हमें लास्ट में वाइवा वगैरह भी देना था, हाँ हाँ, राइट प्रेजेंटेशंस राइट। वगैरह भी थी कुछ। तो मैं इतना श्योर नहीं था कि मैं प्रैक्टिस वगैरह करूं, बट हाँ, जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े हुए थे वो सही थे, और सब एग्ज़ाम में सब सही टर्न आउट किया। और मैंने मतलब 75 क्वेश्चन थे, 68 अटेम्प्ट करे थे। अच्छा अच्छा, राइट राइट। और देखो कुछ जैसे हाँ, अभी उसमें जैसे, मेरे हाँ, हम्म, जैसे उसमें एकदम, मेरे साथ क्या हुआ था एक, हाँ हाँ, बोलो बोलो। आप बोल लो। फ्लैग का ऑप्शन था, मुझे लगता है मैंने 5-6 क्वेश्चन तो उस फ्लैग के अंदर ही मेरे मिस काउंट हो गए शायद। लाइक मैंने फ्लैग का ऑप्शन दबा दिया था, मुझे पता नहीं था फ्लैग अनसबमिटेड रहता है। तो मुझे लग रहा है मेरे 3-4 क्वेश्चंस उसमें उस प्रोसेस में लॉस हो गए थे। तो जैसे अभी कोई बिगिनर सो होता है एकदम, जैसे मेक हाँ का हाँ बंदा है हाँ या सिविल का बंदा है, अगर उसने सोचा है सीडैक करना है, तुम्हें क्या लगता है कितना हाँ टाइम हाँ अलॉट करना चाहिए, जैसे कि मतलब 1 मंथ या 2 मंथ, जिसमें उसकी रैंक अच्छी आ जाए? क्योंकि रैंक अच्छी आती है तो फिर हाँ इंस्टीट्यूट अच्छा मिलता है, तो उसकी वजह से इजी हो जाता है सब हाँ हाँ। प्रोसेस आगे भी। तुम्हें क्या लगता है आई थिंक पर्टिकुलरली ये कितना टाइम अच्छा रहेगा? एक्चुअली ये एक बड़ा लेमैन सा क्वेश्चन है, क्योंकि क्या होता है कि हर एक की कैचिंग पावर अलग होती है, कौन कितना हाँ, प्रैक्टिस कर रहा है। अब yes, ये तो नहीं हो सकता ना कि हर इंसान सेम इनपुट ले और आउटपुट भी सेम हो। हाँ,
तो अभी तो बट हाँ, ज़्यादा बच्चे वही मैं ऐसे क्वेश्चंस करते को हैं। ये बता सकता हूँ कि उसको पहले नॉन आईटी से है तो उसको प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस जरूरी करनी है। तो ये अब तो है। ये उस पे है कि ये अब उस पे है कि वो प्रोग्रामिंग में परफेक्शन कितने दिन में ला सकता है। लाइक कोई ऐसे होते हैं जो एक महीने में प्रोग्रामिंग में मतलब थोड़ा बहुत सही हो जाते हैं कि कोड बना सकते हैं, लॉजिक क्रैक कर पाते हैं। कईयों को ज़्यादा टाइम लगता है, कईयों को कम भी लगता है। बट हाँ, अगर मैं मानता हूँ कि 2-3 मंथ्स हार्ड वर्क वर्क और स्टडीज वगैरह सिस्टमेटिक करे तो मोर देन इनफ है। वो 2 डिजिट रैंक या फिर 1 डिजिट रैंक ला सकता है 2-3 मंथ्स में। शायद मुझे लगता है अभी आप सबके डाउट्स क्लियर हो गए हों। अगर और कुछ डाउट्स है मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, डाल दूंगा। पांशु वहाँ पर भी ऐड है, अगर कुछ और सवाल है तो उसे भी पूछ। ग्रुप में ऐड है वो। हाँ। और बाकी बस अपन एंड कर देते इधर ही डिस्कशन। और अगर कुछ सवाल है बच्चों को तो वो लोग पूछ। गाइस मैं यूट्यूब चैनल और जो वेबसाइट है उसकी लिंक डाल दूंगा जो पांशु सर। और ये हाँ। हाँ। हाँ, चलिए बस इतना ही वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो और चैनल। इसी तरह के और भी बहुत सारे लोगों के साथ कोलैब करने की भी बेस्ट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी जान लेंगे आगे जाके। तो गाइस चलिए बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस।